नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन और आप देख रहे हैं देश का सवाल। आज देश के सवाल में बात होगी पार्लियामेंट के चौथे दिन की, जब बार बार संसद की कार्रवाई मिनटों में स्थगित हुई। सोमवार से शुरू हुई संसद में काम के अलावा और सब कुछ हुआ है और जिस तरीके का माहौल है उसे देखकर लगता है कि आगे भी संसद की सूरत ऐसी ही रहने वाली। बीजेपी राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग कर रही है तो विपक्षी पार्टियां अडानी मामले में जेपीसी जांच की मांग पर अड़ी हुई है। साथ ही केंद्रीय जांच एजेंसियों के एक्शन पर विपक्ष के अनगिनत सवाल हैं। ऐसे में अब सवाल यह है, क्या विपक्षी पार्टियों के नेताओं के खिलाफ आरोपों की जांच ना हो? सवाल यह भी है कि क्या राहुल और अडानी के मुद्दे पर संसद नहीं चलेगी? कई सवाल हैं जिनको लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले राहुल गांधी को सुनिए जो चौथे दिन संसद पहुंचे, लेकिन संसद के अंदर नहीं बल्कि बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या क्या बोले। मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे, क्योंकि जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है। अदानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है? जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं? जो श्रीलंका में बांग्लादेश में बात हुई है वो क्यों हुई, किसने की? ऑस्ट्रेलिया में जो प्रधानमंत्री जी और स्टेट बैंक के चेयरमैन और अदानी जी के साथ जो मीटिंग हुई वो क्यों हुई, उसमें क्या डिस्कस हुआ? तो ये सब सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जिसके जवाब नहीं दे पाए और ये मेन बात है। आपने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुना। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए। राहुल गांधी के वजह से अगर कांग्रेस डूबता है तो हम उसमें कोई रुचि नहीं रखता है। अगर कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने डुबा दिया, बर्बाद कर दिया, तो हमारे लिए ये कोई रुचि का विषय नहीं है। लेकिन अगर वो देश को डुबाने का काम करेगा, देश को नुकसान कराने का काम करेगा, तो इस देश का नागरिक होने के नाते हम चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं और हम लोकतंत्र के मंदिर में देश के लिए काम करते हैं। उस लोकतंत्र के पार्लियामेंट के मेंबर होने के नाते अगर हम चुपचाप बैठेंगे, कोई देश को गाली देगा तो ये देश कभी माफ नहीं करेगा। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी को लेकर मचे हंगामे के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और बिहार से बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर क्या कुछ कहा, सुनिए। बात यह है, राहुल गांधी जी ने जो कुछ बाहर कहा है वो देश में पिछले 6 महीने से कह रहे हैं। तब उनको आपत्ति नहीं थी तो आज क्यों आपत्ति हो रही है? आपत्ति इसलिए हो रही है कि वे इसका बहाना बनाकर और हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अडानी प्रकरण की चर्चा नहीं कराना चाहते। मैं तो कहता हूँ कि बड़ा बचपने से काम कर रही है भाजपा और नरेंद्र मोदी। 7 बार जेपीसी बन चुकी, 8वीं बार बन जाता। और जो भी आपको उसमें आपका तो बहुमत है, चेयरमैन आपका रहेगा, जो आपको कहना था कर लिखवा दीजिए, लेकिन चर्चा तो होनी चाहिए। वो कह रहे साहब आप माफी मांगिए, आपने संसद और देश का नाम खराब किया, आप माफी मांगिए तभी चर्चा। पहले नरेंद्र मोदी जी माफी मांग ले। 2014 से लेकर आप कितनी बार उन्होंने बाहर जाके पूर्व की सरकार में, जिसमें अटल जी की सरकार भी थी, जिसको भला बुरा कहा, पहले वो माफी मांगे। सर जी डेडलॉक है, आप लोग कह रहे हैं राहुल गांधी माफी मांगे, अपोजिशन कह रहा है हमको जेपीसी चाहिए अडानी पर, तब तक हम हाउस नहीं चलने देंगे। जो हमारा इश्यू है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि उनका माइक बंद किया गया है? इस तरह से लोकसभा स्पीकर और पूरी लोकसभा का अपमान करना कि हमारा माइक बंद कर दिया जाता है। राहुल जी तो जब मुंह खोलते हैं तो भाजपा का वोट ही बढ़ता है, उनके लिए कोई माइक क्यों बंद करेगा? लेकिन पूरे दुनिया के सामने प्रधानमंत्री जी पर वो बयान देते रहते हैं, वो भी हम लोग उस पर ज़्यादा हमारा इशू नहीं है।
हमारा असली इशू है कि लोकसभा एक संस्थान है और उस संस्थान में आप कहते हैं कि आप जब भाषण देते हैं तो आपका माइक बंद कर दिया जाता है। इस तरह से पूरे दुनिया से मदद मांगना कि भाई हमको बोलने की आज़ादी चाहिए, उनके ज़्यादा बोला तो किसी ने ही नहीं। राफेल के लिए बोला, जाके हाथ जोड़ के फिर कोर्ट में माफ़ी मांगी। जब भी वो बोलते हैं तो खुद ही माफ़ी मांगते हैं, लेकिन यह कहना कि मेरा माइक ऑफ कर दिया जाता है, ये पूरी संसद का अपमान है। आपने बीजेपी और कांग्रेस को सुना। देश का सवाल क्या है? क्या वाकई में संसद में राहुल को बोलने नहीं दिया जाता है? पहला। दूसरा, क्या राहुल और अडानी को छोड़कर कोई और मुद्दा नहीं है पूरे देश में? 4 दिनों से संसद नहीं चलने का जिम्मेदार कौन है? संसद में काम की जगह कोहराम से क्या फायदा हुआ? ये मूलभूत 3-4 सवाल है। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से जुड़ रहे हैं। रोहन गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से जुड़ रहे हैं। प्रवीण कुमार, विधायक आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं। और खलीकुर रहमान साहब, नेता बीआरएस जुड़ रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी, पहले आपके पास आऊंगा। राहुल गांधी हाउस पहुंचे थे लगभग पहले 12:30 बजे, उसके बाद 1:55 पर वो हाउस में गए। वो बोलना चाहते थे, खड़े हुए, उनका माइक ऑन नहीं था। उसके बाद स्पीकर से मिलने गए। उसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। फिर उन्होंने जब अंदर नहीं बोल पाए तो वो बाहर आए। उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि जो वक्तव्य मैंने दिया है उसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा, जो आरोप मुझ पर लगाया गया है मैं चाहूंगा संसद में बोलूं, लेकिन सरकार और बीजेपी मुझ पर ध्यान रख रही है सिर्फ इसलिए कि अडानी का मुद्दा खत्म हो जाए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है आज राहुल गांधी जिस तरह का लगातार व्यवहार कर रहे हैं, ये पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए और देश के लोकतंत्र के लिए, दोनों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज राहुल गांधी जी के मुंह से बोलते समय हम मानते हैं भूलवश, लेकिन सच बात निकल गई। राहुल गांधी जी ने कहा कि दुर्भाग्य से मैं सांसद हूं, और यह सच है कि दुर्भाग्य से राहुल गांधी जी सांसद हैं। इस प्रकार के व्यक्ति जब संसद में बैठेंगे तो संसद की गरिमा को तार तार करने का ही काम करेंगे, जैसा काम आज राहुल गांधी जी कर रहे हैं। देश के बाहर जाकर के आप देश के विदेश नीति के मसले पर, देश के कूटनीतिक मसले पर आप देश को अपमानित करने का काम करते हैं। देश की हमारी सर्वोच्च संस्था संसद, देश जहां पर देश के कानून बनते हैं, जो हमारा अभिमान है, आप देश की संसद को लेकर के इस प्रकार के सनसनीखेज आरोप लगाते हैं कि देश में विपक्ष की आवाज के लिए माइक बंद कर दिया जाता है, विपक्ष को बोलने का अवसर नहीं दिया जाता है। जबकि सच्चाई यह है कि राहुल गांधी की सत्रों में उपस्थिति कितनी है, इसके आंकड़े जरा एक बार सामने रख लीजिए। राष्ट्रीय औसत आज सदन में उपस्थिति का सांसदों का 79% का है, राहुल गांधी का 52% का है। राहुल गांधी किसी चर्चा के सत्रों में कभी भी शरीक नहीं होते, चर्चा में शरीक होना नहीं चाहते। वो उनके स्वाभिमान के खिलाफ हो जाता है। सब वो प्रथम परिवार से आने का जो गुरूर है, जो अभिमान है, वो राहुल गांधी जी के लिए कहीं ना कहीं आज पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अपमानित करने का काम कर रहा है। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी को इस अभिमान की प्रक्रिया से, इस अभिमान की प्रवृत्ति से अब बाहर आना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी को भी यह स्पष्ट करना चाहिए कि आप मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी का नाम के लिए अध्यक्ष तो बना देते हैं, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी केवल और केवल राहुल गांधी के ही इर्द गिर्द घूम रही है। क्या यह कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से पतन नहीं है? आपका पार्टी का डेकोरम कहां है? पार्टी का सिस्टम कहां है? पार्टी के प्रेसिडेंट की वॉइस कहां है? क्या पार्टी के प्रेसिडेंट अब भी राहुल गांधी हैं? ये बात स्पष्ट करिए। और अगर आपको ये ले गए इस प्रकार का खेल खेलना है तो घोषित करिए ना कि राहुल गांधी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, राहुल गांधी पार्टी के सारे डिसीजन ले रहे हैं और पूरी पार्टी राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूम रही है। फिर ये अध्यक्ष बनाने का नाटक क्यों रच रहे हैं? रोहन गुप्ता जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, अभी तक आए नहीं है, इंतजार है जब वो ज्वाइन करें तो एक बार उनसे दूंगा। हमारे साथ खलीकुर रहमान साहब बीआरएस का पक्ष रखेंगे। खलीकुर साहब, एक तरफ राहुल गांधी है, दूसरी तरफ अडानी है जो विपक्ष उठा रहा है, और तीसरी तरफ विपक्ष सीबीआई, ईडी, डीआरआई का भी मुद्दा उठा रहा है कि कविता जी से भी आज 2 राउंड की पूछताछ हो चुकी है, उनका नाम भी है शराब घोटाले में। कहा जा रहा है कि दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक तार जुड़े हुए थे। विपक्ष क्या चाहता है? बीआरएस कैसे देखता है इन पूरे मसलों को? नमस्कार। जहां तक बीआरएस का ताल्लुक है, जैसा कि इससे पहले भी हमने अपना जो पक्ष था वो मीडिया के सामने और आपके चैनल पे भी मैंने रखा था कि ये जो सेंट्रल एजेंसीज है, इसका जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट मिसयूज कर रही है, वो बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट बात है। ये हमारी डेमोक्रेसी में एक्चुअली अभी तक हम आज़ादी के बाद से ये पहली बार हो रहा है
कि चाहे ईडी हो, सीबीआई हो या इनकम टैक्स हो, इनका इस तरीके से एक सरकार जिस तरीके से उनकी पार्टी का एक एक्सटेंडेड आर्म होता है उस तरीके से इससे इस्तेमाल करती जा रही है, और खासतौर पर अपोजिशन के खिलाफ। क्योंकि सरकार ने जो वादे किए थे अब चुनाव के दौरान, वो एक भी वादे पे सरकार पूरा नहीं उतर पाई। तो उसकी वजह यह है कि जितने सरकार के जो रेवंत भाई, दो चीजें मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। के लिए चुनाव हर साल 4-5 जगह चुनाव हो जाता है और 5 साल में आम चुनाव हो जाता है। चुनाव से इसको थोड़ी देर के लिए अलग कर लेते हैं, क्योंकि लोगों ने कहा एजेंसीज तो काम करेंगी। अगर वो चुनाव देखें तो एजेंसियों की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां तो हर 6 महीने में चुनाव, एक चुनाव जाता है दूसरे की तैयारी शुरू हो जाती है। अभी कर्नाटक का आ रहा है, वो खत्म होगा, उसके बाद तुरंत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, सब लाइन से। एजेंसीज के पास भी तो कुछ होगा साहब। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एजेंसीज खाली हाथ है। आप भी रहमान साहब अपने घर पे बैठे हैं, सीबीआई क्यों नहीं आ जाती है, ईडी डीआरआई क्यों नहीं आ जाती है? कुछ तो टिप ऑफ होगा, मनी ट्रेल होगी, कुछ फाइंडिंग्स होंगी, तभी अधिकारी आगे बढ़ता है। नहीं, देखिए, जब मैं चुनाव की बात कर रहा था तो चुनाव की बात इसलिए कर रहा था कि जब कभी भी चुनाव में जो वादे किए हैं, वहां से जो देश की जो जनता होती है, देश की जनता का ध्यान हटाने के लिए ये सब चीजें उठाई जाती है। और रहा कि जैसा सीबीआई है, आईटी है, ईडी है, खासतौर पे ईडी ने गुज़िश्ता अगर आप देखेंगे करीब 5400 से ज्यादा उन्होंने केसेस बुक किए हैं। और वो केसेस जो है पूरे के पूरे अपोजिशन के ऊपर है। हालांकि उसमें से अगर आप देखेंगे हार्डली मैं समझता हूं कि 200 से कम केसेस है जो विपक्ष जो रूलिंग पार्टी के जो लीडर्स के ऊपर किए हैं, जो भी, और वो भी जब दूसरी पार्टियों में थे, जब वो पार्टी छोड़े और जब वो भाजपा जब ज्वाइन कर लिए, फिर उसके बाद जिस तरीके से हमारे ऑनरेबल सीएम कहते हैं कि वॉशिंग पाउडर निर्मा, उस तरीके से उनकी बिल्कुल सफाई हो गई और या तो वो केसेस कोल्ड स्टोरेज में चले गया, वो केसेस को खत्म कर दिया गया। तो ये जो चीजें हैं, ये मैं समझता हूं कि इसी के ऊपर सारी जो आज विपक्ष है वो आज इकट्ठा खड़ी है। और हम चाहते हैं कि भाई देश में, हम भी नहीं चाहते और कि देश में इस तरीके का माहौल हो, मगर बदकिस्मती की बात है कि भाजपा के जितने एमपीज है, भाजपा की जो सरकार है, वो पार्लियामेंट में आप देखेंगे कि पार्लियामेंट चलने नहीं दे रही है। और यह सरकार की जिम्मेदारी होती है कि पार्लियामेंट को पीसफुल तरीके से चलाया जाए उसकी कार्रवाई, मगर आप देखते हैं कि खुद ट्रेजरी बेंचेस में राकेश जी एक बार रिप्लाई दे दीजिए। जो बीआरएस, क्योंकि मामला बिल्कुल गर्म है के कप्ता जी को लेकर, इसलिए रहमान साहब कह रहे हैं तो जिम्मेदारी पहली आपकी है। एक बात में दूसरा, सेंटर गवर्नमेंट ही एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही, और ये मूलतः जितने भी विपक्षी दल है, लाइक माइंडेड, सो लाइक माइंडेड पार्टी 17 दल है, वो सब इसी बात को कह रहे हैं। देखिए रजत जी, 4152 करोड़ की संपत्ति जो है वो यूपीए शासनकाल के 9 वर्षों में जब्त करने का काम किया था इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बनने के बाद 9 वर्षों में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त करने का काम किया है। अब ये ईडी गलत काम कर रही है अगर लग रहा है तो मुझे लगता है कि अगर कोई एजेंसी देश हित में इतने बड़े पैमाने पर अगर संपत्तियों को जब्त कर रही है, जो काला धन है, जो गलत तरीके से अर्जित किया गया है, जो कहीं ना कहीं गरीबों की कमाई है, उसको उस पर अगर किसी ने कब्जा जमाने का काम किया है और अगर ईडी उसको जब्त करने का काम कर रही है, तो क्या उसकी कार्रवाई को गलत कहेंगे? और इन कार्रवाइयों में बहुत छोटा हिस्सा राजनीतिक लोगों से जुड़ा हुआ है, बहुत छोटा हिस्सा राजनीतिक लोगों से जुड़ा है, बड़ा हिस्सा तमाम औद्योगिक गतिविधियों से, व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, जिस पर कार्रवाइयां हो रही हैं, जिन कार्रवाइयों को लेकर के कई बार टीवी डिबेट्स में चर्चा नहीं होती है। लेकिन सच यह है कि इस देश में कोई भी एजेंसी काम करे, एजेंसी सरकार के निर्देश पर, सरकार के कहने पर छापा तो कर सकती है, लेकिन अपनी जांच की रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपती है। जांच की रिपोर्ट कंसर्न मजिस्ट्रेट को सौंपने का काम करती है, न्यायपालिका के सामने सबमिट करने का काम करती है। और न्यायपालिका इस देश में भारत के संविधान के तहत, सेपरेशन ऑफ पावर के तहत, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत के तहत बिल्कुल अलग है। अगर आप कह रहे हैं कि देश की संसद ही देश की न्यायपालिका चला रही है, देश की सरकार ही न्यायपालिकाओं को नियंत्रित कर रही है, तो मैं मानता हूं आपका देश के संविधान में विश्वास नहीं है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान होगा। सच यह है कि ईडी के तहत दर्ज किए गए मामलों में जमानतें नहीं मिल रही है। सच यह है कि सीबीआई ने जिनको चार्जशीटेड किया है उनको आज जमानतें नहीं मिल रही हैं, उनको कोर्ट से सजा हो रही है। सच यह है कि आज इनकम टैक्स के रेड में बड़े भारी पैमाने पर रकम की बरामदगी हो रही है।
क्या इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाएं काम करना बंद कर दें? क्या इस देश में भ्रष्टाचार को हम फलने फूलने दें? क्या इस देश में देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो कहा करते थे कि 1 रुपए लाभार्थी को भेजते हैं और 85 पैसे बिचौलिए खा जाते हैं, क्या ये बिचौलियों का सिस्टम अब भी चलने दें? अगर इसको रोकने का काम करेंगे तो यही एजेंसी तो करेंगी। क्या बीआरएस को यह काम सौंप देना चाहिए? क्या यह काम कांग्रेस पार्टी को सौंप देना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी यह काम नहीं कर रही है, यह एजेंसी कर रही है और इसी एजेंसी से जांच कराने की मांग कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कल नेतृत्व करके आंदोलन कर रहे थे, जो संसद बाधित कर रहे हैं, ये कह रहे हैं इसी ईडी से जांच कराइए। बार एक ही बात कहते हैं और आपने भी कई डिबेट शोज में और बयान सुने होंगे। विपक्ष के नेता कहते हैं कि साहब जितना भ्रष्टाचार है सब विपक्ष के ही नेताओं पे और पुराने मुकदमे जिनको रीओपन किया गया, पहला। दूसरा, विपक्ष के जो नेता विपक्ष में रहते हैं तब कार्रवाई होती है, लेकिन जब वो भाजपा में आ जाते हैं तो कार्रवाई बंद हो जाती है। ऐसा क्यों? दोनों बातों का अलग अलग जवाब दे देता हूं। एक तो लंबे समय तक विपक्ष के नेता सत्ता में रहे हैं और सत्ता में रह करके किस तरह से आलीशान अट्टालिकाएं खड़ी की हैं, किस तरह से गमले में गोभी उगा करके करोड़ों रुपए कमाए हैं, कैसे कैसे एग्रीकल्चर के मॉडल स्थापित करने के काम किए हैं, तो निश्चित तौर पर आप चरवाहा विद्यालय से पढ़ करके और उसके बाद आलीशान यूनिवर्सिटी खोल लेंगे अपने नाम पर, तो आप पर आरोप आएंगे ही ना। और इन आरोपों की जांच होगी, जांच में तथ्य निकल कर आएंगे, आप सजायाफ्ता होंगे, आपको जेल भेजा जाएगा, तो आप पीड़ा व्यक्त करेंगे। यह तरीका ठीक नहीं है। आपने अपराध अगर किया है तो आपको सजा मिलेगी और देश की स्वतंत्र न्यायपालिका सामने है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सामने है। आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप फौरन हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। और देश में कांग्रेस के पास तो बहुत भारी भरकम वकील है, बड़े बड़े वकील हैं, चले जाते हैं रात को तमाम आतंकवादियों की सुनवाई को रुकवाने के लिए, उनकी फांसी टलवाने के लिए। तो इन अधिवक्ताओं का उपयोग करिए और अपने नेताओं को बचा लीजिए। लेकिन सच यह है कि डॉक्यूमेंटल एविडेंस मिल जाते हैं, जब कॉन्क्रीट एविडेंस मिल जाते हैं, शराब के मामले में अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार गलत नीति बना करके लाभ पहुंचाने का प्रयास करती है तो क्या ईडी कार्रवाई ना करे? क्या वहां पर भ्रष्टाचार की शिकायतों को एग्जामिन नहीं किया जाए? और ऐसी कार्रवाइयां होती तो आप कहते हैं कि अपोजिशन पर कार्रवाई होती है। भारतीय जनता पार्टी से प्रवीण कुमार, अगर किसी नेता ने गलत किया है, क्योंकि आपने एक विस्तृत जानकारी दी, पैसे बरामद हुए थे ना राजनीति की और एजेंसीज की। ठीक है, ये आपका पक्ष है, मैं मानता हूं। प्रवीण कुमार जी आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, हमसे जुड़ गए। प्रवीण, राकेश त्रिपाठी जी इस बात को कह रहे हैं कि आप बड़े बड़े वकील हैं दिल्ली के अंदर, क्यों नहीं बेल हो जाती है? अगर साक्ष्य नहीं है तो कोर्ट क्यों नहीं बेल दे देता है? आप बार बार फाउल प्ले कहते हैं कि साहब देखिए गलत हो रहा है, जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, तो कोर्ट तो कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है, क्यों? रजत जी, इस समय जो देश की स्थिति है, हाँ, और जो इन सीबीआई, ईडी, आईटी की स्थिति कह लीजिए, इन सबकी स्थिति ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के एक पंगु बन के रह गए। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई और ईडी पे कब्जा जमा रखा है। वो जिस मर्जी जो है उसको उठा के वहां पे पकड़वा देती है। और खासकर ये है कि ये जितने जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है, चाहे वो राजनीतिक परिवार से हो या राजनीति में हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो लोक गायक हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको भारतीय जनता पार्टी उठा के ईडी और सीबीआई के माध्यम से उठा के सलाखों के पीछे कर देगी। आज हम ये मांग करते हैं कि हिंदुस्तान में जिस तरीके से अडानी में लगातार घोटाला हुआ और अडानी ने हिंदुस्तान का करोड़ों पैसा जो है एलआईसी और एसबीआई का पैसा जो है डूबने की कगार पे है। भारतीय जनता पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है कि अडानी का इस समय वो पासपोर्ट भी जब्त कर पाए। ईडी और सीबीआई की तो बहुत दूर की बात है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अडानी के गोद में खेल रही है, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से मांग करती है कि संसद में जेपीसी फॉर्म होनी चाहिए और जेपीसी के माध्यम से इसकी जांच होनी चाहिए। और ये पहली बार नहीं है कि जेपीसी जो है फॉर्म हो रही है। बोफोर्स जैसे बड़े घोटाले में भी 1987 में भी जेपीसी बन चुकी है, 1992 में भी जेपीसी बन चुकी है नरसिम्हा राव जी के टाइम, 2001 में स्टॉक मार्केट घोटाला हुआ था उस समय भी जेपीसी बन चुकी है, 2003 में भी सॉफ्ट ड्रिंक घोटाला हुआ था उसमें पेस्टिसाइड पाए गए थे उस समय भी जेपीसी बन चुकी है, 2011 में 2G घोटाले में जेपीसी बन चुकी है, 2013 में वीवीआईपी चॉपर घोटाले में जेपीसी बन चुकी है और 2016 में इनकी सरकार में भी एनआरसी में जेपीसी बन चुकी है। तो इतनी उनको जेपीसी से डर क्यों है, ग्रोज क्यों है? अरे भारतीय जनता पार्टी वाले इतने भी सगा न
बने, इतने भी सगे नहीं बने अडानी के कि देश के लोगों का पैसा ही भूल जाए। राकेश जी, विपक्ष की एक डिमांड है, कहा ठीक है आप कार्रवाई करिए, समय जो है अच्छी बात है कार्रवाई आप कर रहे हैं, कोर्ट में मामला सुलझेगा, लेकिन वो कह रहे साहब जेपीसी तो बना दीजिए। जेपीसी से क्यों डर है? ये कई मुद्दों पर विपक्ष अलग अलग है, अलग अलग प्रदर्शन करता है, हाउस के अंदर का स्टैंड, बाहर का स्टैंड अलग रहता है, लेकिन जेपीसी वाले मुद्दे पर सभी विपक्षी दल एक साथ खड़े। वो कह रहे हैं साहब जेपीसी बनाइए, किस बात का डर है? देखिए रजत जी, अभी प्रवीण जी ने कहा कि एलआईसी में और एसबीआई में जो उपभोक्ताओं के पैसे जमा हैं वो पैसे अडानी के कारण डूब गए हैं। इस प्रकार के जब अफवाहें फैलाने का आप काम करेंगे, इररिस्पॉन्सिबल बयान देने का काम करेंगे, ऐसे बयानों के आधार पर आप अपेक्षा करते हैं कि जेपीसी बना दी जाए, कैसे संभव हो सकता है? मैं चुनौती देकर के आपके इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूं प्रवीण जी को कि अगर आपका एक भी रुपया अगर एसबीआई में और एलआईसी में जमा है और अगर वो मैच्योर हो गया है, अगर आप उसको निकालने के अधिकारी हैं, तो आप जाकर के निकालिए अपनी शाखा से आज और अभी। और अगर शाखा से पैसा निकालने से आपको शाखा मना कर देगा तो आप बिल्कुल आकर के डिबेट में बताइएगा, निश्चित तौर पर हम जिम्मेदारी लेंगे कि आप जो ये बयान दे रहे हैं आपके इन बयानों में सत्यता है, इसमें तथ्य है। किसी एक भी उपभोक्ता ने कहीं किसी तरह से कोई शिकायत रजिस्टर कराई है क्या कि एसबीआई हमारे पैसे देने से मना कर रहा है, एलआईसी हमारी मैच्योरिटी हो गया अमाउंट और हमारा अमाउंट देने से मना कर रहा है? कहीं ऐसी शिकायत आई है क्या? रजत जी, आपने कोई खबर अपने चैनल पर चलाई है क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसी कोई बात कह नहीं रहा है, एसबीआई ऐसी कोई बात कह नहीं रहा है, एलआईसी ऐसी कोई बात कह नहीं रहा है। आम आदमी पार्टी बता रही है कि एलआईसी डूब रहा है, ये कांग्रेस पार्टी बता रही है कि एसबीआई का पैसा डूब गया है। रजत जी 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा जो है, एसबीआई का कर्जा जो है वो अडानी के ऊपर है। गलत है तो बताएं। 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा जो है वो अडानी के ऊपर है। अगर गलत है तो बताएं कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा जो है अडानी के ऊपर नहीं है, एसबीआई का। अगर वो गलत है तो बताएं। मेरा सवाल है, क्या इस अडानी का कर्जा है? आप ये बताइए, क्या इस देश में पहले उद्योगपति अडानी है क्या? अडानी कोई पहले उद्योगपति है या अकेले इकलौते उद्योगपति है कि जिन्होंने बैंक से कर्ज लिया है? पूरी तरीके से शेयर के माध्यम से जो है अडानी ने घोटाला किया हुआ है। शेल कंपनी बना के जो है इन्होंने बड़ा घोटाला किया हुआ है। इसकी जांच कौन करेगा? अगर एक आम आदमी का अगर एक ईएमआई बाउंस हो जाए ना तो उसके यहाँ गुंडे पहुंच जाते हैं, उसके यहाँ बैंक वाले पहुंच जाते हैं, उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है कि उसने पैसा पाई वसूल लेते हैं। लेकिन अडानी ने इतना बड़ा घोटाला कर दिया, कोई इसके यहाँ नहीं जा रहा, न ईडी जा रहा है, न सीबीआई जा रहा है, न पैसे मांगने वाले नहीं जा रहे हैं। कौन सा घोटाला कर दिया? किसका पैसा ले गया? मतलब कोई शिकायत करता है क्या? किसी ने शिकायत की कि मेरा पैसा ले गया? अरे भाई कोई शिकायत नहीं कर रहा है, बता रहे पैसा ले गया, पैसा ले गया। अरे भाई कौवा कान लेगा, कान देखिए कहां, आपका कान वहीं मौजूद है। अडानी के माफ किए थे ना, अडानी के माफ किए थे ना 84,000 करोड़ रुपए माफ किए थे ना। क्या आम आदमी के कॉमन मैन के माफ किए? उसके होम लोन के माफ किए, एमआई के माफ किए? नहीं माफ किए ना। अडानी के 84,000 करोड़ रुपए माफ हो जाते, अंबानी के माफ हो जाते, कॉमन मैन का पैसा माफ नहीं होता। इस देश में ये सरकार पैसे माफ नहीं हुए हैं, पूंजीपतियों की सरकार चल रही है देश में, जो पूंजीपतियों से साठगांठ करती है, कॉमन मैन किसी अंबानी के पैसे माफ हुए ना किसी अडानी के पैसे माफ हुए। वाली सरकार चल रही है देश में। या कांग्रेस पार्टी जिसके बोर्ड में आप खेल रहे हैं, उसके शासनकाल में टेलीफोन बैंकिंग होती थी कि फाइनेंस मिनिस्टर का फोन जाता था और बैंक लोन दे देता बिना सिक्योरिटी के, बिना गारंटी के। नहीं तो आप अडानी से क्यों, अडानी के 84,000 रुपए क्यों माफ कर दिए बताइए? हेलो, 84,000 करोड़ रुपए अडानी के क्यों माफ कर दिए? कॉमन मैन के तो एक ईएमआई माफ नहीं करते। किसने माफ कर दिए? रजत जी इनसे कहिए जरा कागज दिखा दे। 84,000 करोड़, 94,000 करोड़, ये बड़े बड़े आंकड़े अडानी के 84,000 करोड़ रुपए माफ करिए। आपके सदन में अडानी और अंबानी के पैसे माफ किए हैं, 84,000 करोड़ रुपए अडानी के भी करोड़ रुपए माफ कर दिए। एक पैसा नहीं माफ किया है भाई। ये प्रवीण कुमार जैसे लोग बात है, कोई मैं नई बात तो कर नहीं रहा हूँ, ये जगजाहिर बात है, कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। तर्क करने आते हैं, ये जगजाहिर बात है रजत जी। आपके चैनल पे मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि अडानी ने जो है अडानी के 84,000। ठीक है, आ रहा हूँ राकेश भाई, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी भी जुड़ गए। आ रहा हूँ आपको रोहन गुप्ता जी, क्योंकि थोड़ा वक्त लग गया आपको आने में। राकेश त्रिपाठी जी और रविशंकर प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने कहा मर्यादा के विरुद्ध गए, कहा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ही माफी नहीं मांगी, पहला। दूसरा, माफी पर अड़े हैं, 4 दिन में 4 बड़े मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि भाई स्लिप ऑफ टंग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुआ है, अनफॉर्चुनेट शब्द को लेकर। रोहन गुप्ता जी। देखिए रजत जी, भाजपा का यही विडंबना है, खुद ही चोर, खुद ही पुलिस और खुद ही जज। उन्होंने तय कर लिया
कि भी राहुल गांधी जी ने देश के खिलाफ बोला है, ऑर्डर पास कर दिया। अरे आप बताइए ना, एविडेंस तो दीजिए। कहीं पे भी कोई भी एक भी एविडेंस ये प्रूव नहीं कर पाया कि राहुल जी ने कहीं देश के खिलाफ बोला है। और सरकार के खिलाफ बोलना जो देश के अर्थतंत्र को कमजोर कर रहा है, लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। मुझे नहीं लगता है कि भाजपा भारत है। भाजपा और भारत में फर्क है, और भाजपा भारत की नींव को खोखला कर रही है। हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि हमारी नींव को हम बचाए रखें। और राहुल जी ने आज प्रेस में क्या कहा? यही कहा कि मैं सांसद हूं, मेरे ऊपर आक्षेप हुए हैं, मैं जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं। क्यों दूर भाग रहे हैं? क्योंकि उनको जेपीसी से दूर भागना है, उनकी मजबूरी है। तो पूरा देश ये नाटक देख रहा है रजत जी कि आप अपने एग्रेशन से अपनी गलतियां नहीं छिपा सकते हैं। अगर आपको लगता है तो आप मौका दीजिए संसद में, और आपको लगता है तो आप मौका देकर उसके बाद जेपीसी कीजिए। क्यों दूर भाग रहे हैं? कहीं ना कहीं ये अटैक इसीलिए हो रहा है कि उनको हकीकत से दूर भागना है। ये उनकी मजबूरी है, उनकी विडंबना है। बाकी मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी के ऐसे 10 स्टेटमेंट में आपको वीडियो सुना सकता हूं कि वहां देश के बाहर जाके उन्होंने भारत के खिलाफ कहा है। ये कहा है कि 2014 से हमको पहले भारत में पैदा होने से शर्म आ रही थी। तब क्या था? तब भारत के खिलाफ नहीं था। एक भी स्टेटमेंट राहुल गांधी जी का ये दिखाइए। और राहुल गांधी जी ने यह भी कहा है कि हमारी समस्या का समाधान हम भारत के अंदर ही लेके आएंगे, पर क्योंकि हमारे लोकतंत्र का ढांचा ये सरकार जो है कमजोर कर रही है, आवाज उठाना हम सबका कर्तव्य है, हम सबका फर्ज है। उसमें क्या गलत है? यह सरकार की मजबूरी है कि इस प्रकार की गतिविधि से पार्लियामेंट में जो रियल इश्यू है उसका डिस्कशन कैसे ना हो और अपनी जो जवाबदेही उससे दूर भागे। ठीक है राकेश जी, कांग्रेस प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी, वो कह रहे हैं साहब आप डाइवर्ट कर रहे हो पहला, और कहा कई इंस्टेंसेस गिना सकते हैं जब प्रधानमंत्री जी बाहर गए और उन्होंने बोला ये सब। दोनों बातों में बहुत अंतर है। रोहन जी इस अंतर को बेहतर ढंग से जानते हैं, उसके बावजूद गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। जिस तरह से चाइना की उन्होंने तारीफ करने का काम किया, और जिस तरह से भारत की विदेश नीति को लेकर के उन्होंने विदेश में बैठकर के सवाल उठाए हैं, जिस तरह से भारत की संसद को लेकर के उन्होंने सवाल उठाए कि संसद में मेरा माइक ऑफ कर दिया जाता है, जिस तरह से उन्होंने ये कहा गया कि मेरी निगरानी की जा रही है, मेरे फोन टैप किए जा रहे हैं, इस प्रकार की मुझे जानकारी दी गई। ये भ्रामक जानकारियां फैला करके देश को बदनाम करने का अगर ये प्रयास करेंगे कि भारत में आज डेमोक्रेसी इस तरह की है जहां प्रतिपक्ष को इस तरह से दबाने का प्रयास किया जा रहा है, अगर आप इस प्रकार का झूठा नैरेटिव जाकर के दुनिया भर में फैला करके भारत को बदनाम करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर आप पर गंभीर सवाल उठेंगे और आपसे देश माफी की अपेक्षा करेगा। ठीक है, इस देश जी एक सवाल और कई बार उठ रहा है कि आज भी जब राहुल गांधी बोलने आए तो उनको बोलने का मौका नहीं मिला, वो सदन में बोलना चाहते थे, आज भी उन्होंने कहा मेरा माइक ऑफ था। मुझे लगता है कि राहुल गांधी वैसे तो पार्लियामेंट में काफी लंबे समय से उपस्थिति उनकी हो गई है, लेकिन शायद अभी भी सदन के नियम क्या है, सदन के उपनियम क्या है, कब बोलने की अनुमति होती है, कब आपकी आवाज सदन की कार्रवाई में जा रही होती है, इन सारी बातों की परवाह किए बिना वो चाहते हैं कि वो युवराज हैं और वो जब चाहे, जो चाहे, जैसा चाहे वो सदन में बोल सकते हैं। सदन की मर्यादा है, सदन के नियम है, उनका पालन करना होगा। निश्चित तौर पर जो भी समय आपको अलॉट होगा सभापति के महोदय की तरफ से, निश्चित तौर पर बोलने का अवसर मिलेगा। और घंटे घंटे भर भाषण किया है, इससे पहले बोले हैं राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले हैं, रोज कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता सदन में बोलते भी हैं, चर्चा भी करते हैं और राहुल गांधी से कहीं ज्यादा उपस्थित रहते हैं। मैंने तो उपस्थिति का आंकड़ा बताया कि राष्ट्रीय औसत जो 79% का है, 52% है राहुल गांधी की उपस्थिति का। छुट्टियां मनाने चले जाते हैं राहुल गांधी, सदन की कार्रवाई को गंभीरता से नहीं लेते। अटेंडेंस पर सवाल उठाया राकेश त्रिपाठी जी ने, रोहन जी पहला। दूसरा कहा कि कई नियम होते हैं लोकसभा में, राहुल गांधी पहले भी घंटों भाषण उन्होंने दिया है और कांग्रेस के नेताओं ने दिया है, लेकिन आप ये कहिए कि साहब मैं आऊंगा, माइक ऑन करिए, बोलूंगा, चला जाऊंगा, ये नहीं होगा। रजत जी मुझे एक चीज बताइए, आक्षेप किसने किए? भाजपा ने किए। राहुल गांधी जी सांसद हैं तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। आप समय की बात कर रहे हैं, आप जवाब देने का मौका तो दीजिए। मैं चैलेंज के साथ करता हूं कि अगर राहुल गांधी जी को जवाब देने का मौका दिया जाए, ये सारे भाजपाई खुले हो जाएंगे, देश के सामने मालूम चल जाएगी इनकी हकीकत कि राहुल गांधी जी ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। क्यों डर रहे हैं? क्यों आप अपना ऑर्डर पास कर रहे हो? आपको लगता है कि कुछ गलत बोला, राहुल गांधी जी संसद में जवाब देने को तैयार है और उसके बाद आप जेपीसी कीजिए। मुझे बताइए कि राहुल गांधी जी को जवाब देने में और जेपीसी फॉर्म करने में सरकार डर क्यों रही है? दोनों मुद्दे साथ में लेके चले ना। आपको लगता है राहुल जी ने कुछ गलत किया? राहुल गांधी जी ने आज भी कहा कि मैं सांसद के तौर पर आपको आंसर देने को तैयार हूं। क्यों समय नहीं दे रहे हैं? सामान्य रूप में सांसद को बोलने देना और जब सांसद के ऊपर गंभीर गलत आक्षेप हुए हैं उसके जवाब देने में फर्क है रजत जी। तो फिर क्यों भाजपा ये नहीं मान रही है?
आक्षेप तो उन्होंने किए हैं, तो मौका देना चाहिए सांसद को, और जैसे ही मौका देंगे उनको मालूम है ये मुद्दा खत्म हो जाएगा, तो फिर बात क्या करेंगे, कैसे जेपीसी से मुंह मोड़ लेंगे, कैसे जेपीसी से दूर भागेंगे? क्योंकि उनको जेपीसी से दूर भागना है, इसीलिए इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं और इसीलिए राहुल जी को बोलने का मौका नहीं दे रहे। ये भाजपा की हकीकत है। ठीक है राकेश जी, आ रहा हूं रहमान साहब और प्रवीण जी आपकी बात। राहुल जी, राकेश जी, इसमें दो चीजें। पहला, लोकसभा में अगर कोई भी नेता, मंत्री, पक्ष विपक्ष का नेता खड़ा होता है और किसी हाउस के मेंबर का नाम लेकर आरोप लगाए या कोई टिप्पणी करे, तो ये नियम कहता है कि उस मेंबर को अपनी सफाई देने की अनुमति मिलती है। उसका ये हक है कि अगर नाम लिया गया तो उसको भी मौका मिलता है बोलने का। यही चीज रोहन गुप्ता जी कह रहे हैं। कहा जब आरोप लगा, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बोले, रक्षा मंत्री और लोकसभा में उपनेता राजनाथ जी ने बोला, पीयूष गोयल जी जो नेता राज्यसभा है वो भी लोकसभा में थे, उन्होंने भी बोला। तो जब तीन बड़े नेताओं में सदन में बोला तो और सदन में नाम लेकर बोला गया, तो नाम लेने के बाद क्या यह मौका राहुल गांधी को नहीं मिलना चाहिए कि वो लोकसभा में अपना जवाब रखें? वो जो भी हो सकता है। देखिए रजत जी, मैं एक बात पर स्पष्ट कर दूं कि राहुल गांधी के बोलने पर कोई आपत्ति नहीं है। राहुल गांधी तो जब बोलते हैं तो देश के लोगों को अच्छा लगता है, कई रोचक बातें उसमें से निकल कर आती हैं। उन रोचक बातों को सुनने के लिए सब प्रतीक्षा करते हैं, इसलिए कहीं उनके बोलने पर कोई रोक नहीं लगा रहा है, उनके बोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहा है, क्योंकि अगर वो संसद में नहीं बोलेंगे तो बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बोलेंगे ही। और राहुल गांधी जी का ये कर तो है ही कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं तो उसको सभी चैनल्स लाइव दिखाते हैं, वो सबके पास तक पहुंच जाता है, देश के हर नागरिक के पास तक पहुंच जाता है। तो राहुल गांधी के बोलने पर कोई रोक नहीं है। लेकिन मैं फिर ये बात कह रहा हूं कि किसी को भी बोलने का समय कब देना है, कितना देना है, किस विषय पर बोलना है, किस नियम के तहत बोलना है, यह रेगुलेट करने के लिए संसद की परंपराओं से, संसद का लिखित नियम है, यह सभापति तय करते हैं। संसद के सदन के जो भी सभापति होंगे, वो सभापति की भूमिका जो भी निभा रहे होंगे, वो निश्चित तौर पर राहुल गांधी को समय देते। लेकिन राहुल गांधी जो अभिजात्य वर्ग से, जो प्रथम परिवार से आते हैं, वो ये चाहते हैं कि वो जब चाहे, जैसा चाहे, सारे सत्र को, सारे जो शून्यकाल हो, प्रश्नकाल हो, प्रश्न प्रहर हो, सबको दरकिनार करके राहुल गांधी जब बोलना चाहे तो राहुल गांधी बोले और पूरा देश, पूरी सदन, पूरा संसद उनको चुपचाप एक टक अपलक होकर के निहारे और सुने। लेकिन राहुल गांधी जी का एक पुराना बयान याद दिला रहा था। राहुल गांधी ने कहा, मैं बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी कब बोलेंगे, कब भूकंप आएगा। हालांकि बोले कई बार, भूकंप नहीं आता, हंसी के फव्वारे छूटते हैं, लोग ठहाके मारते हैं। राहुल गांधी जब बोलते हैं, एक बार जैसा बीआरएस के पास चलना है। आ रहा हूं राकेश जी, रहमान साहब के पास। रहमान साहब, आपकी ओपिनियन क्या है? हालांकि बीआरएस कई मुद्दों पर कांग्रेस के साथ है, विपक्ष में कई मुद्दों पर नहीं है, आप लोग थोड़ा सा अलग भी है, लेकिन इस मुद्दे पर आपकी राय और पार्टी की राय क्या है? पहली जेपीसी पर, दूसरा राहुल गांधी के बयान पर। रहमान साहब। जहां तक जेपीसी का ताल्लुक है, जेपीसी का गठन है, क्योंकि जिस तरीके के अडानी का जो ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, तो उसका जेपीसी, और मैं समझता हूं कि सरकार को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जेपीसी जब वो करेंगे तो चेयरमैन तो सरकार अपना ही रखेगा वहां पे, समझे, तो उसमें सरकार को डरना नहीं चाहिए। तो उसके लिए, और दूसरी चीज यह है कि कल जब 200 से ज्यादा एमपीज जा रहे थे ईडी के पास एक मेमोरेंडम देने के लिए, तो वो जो एमपीज है वो पूरे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है जो पूरी हिंदुस्तान की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और वो लोगों को पता है कि नियम क्या होता है, कानून क्या होता है, और उन लोगों से क्या लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकता है जिसके वजह से बैरिकेडिंग की गई और उनको रोका गया। तो ये मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़े सवाल उठाता है। जहां तक राहुल गांधी जी का जो ताल्लुक, राहुल गांधी जी ने जो कहा वो सही कहा उन्होंने, मगर यह है कि वो जाके फॉरेन की भूमि पे उन्होंने कहा वो जो हिंदुस्तान में बात कहनी चाहिए थी, मगर उन्होंने जो कहा वो बात गलत नहीं है, मगर उन्होंने जो बात हिंदुस्तान में कहनी थी वो एक गलत प्लेटफॉर्म पे और जाके एक विदेश में कहा उन्होंने बात, जिसके लिए मैं समझता हूं कि बीजेपी जो माफी परवीन कुमार, समझता हूं कि परवीन कुमार जी आपकी भी राय, क्योंकि विपक्ष की एक महत्वपूर्ण पार्टी आम आदमी पार्टी भी है। राहुल गांधी के बयान पर आपका कमेंट। नहीं, देखिए रजत जी, मेरा कमेंट तो देश के लिए रहेगा। जिस स्थिति में इस समय देश में है और देश जिस स्थिति से गुजर रहा है, 2024 का चुनाव आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी जितने अपने वादे इन्होंने चुनाव जुमले किए थे वो पूरे जो है खोखले साबित हो चुके हैं।
इन्होंने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, वो पूरी तरीके से गायब है। इनने महंगाई रोकने का वादा किया था, वो पूरी तरीके से गायब है। सिलेंडर पर सिलेंडर फ्री देने का वादा किया था, वो पूरी तरीके से खत्म है। इन्होंने जो किसानों की आय है वो दोगुनी करने का वादा किया था, वो पूरी तरह खत्म है। भारतीय जनता पार्टी का काम इस समय जो है अपने जो देश के बुनियादी मुद्दे हैं उससे देश का ध्यान भटकाना, ये सिर्फ और सिर्फ जो है भारतीय जनता पार्टी का काम है। चाहे वो राहुल गांधी के मुद्दे से भटकाए, चाहे वो दूसरे अडानी के मुद्दे से भटकाए, और नाना प्रकार के बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिन्हें अपना के जो है देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं। लेकिन हमेशा आम आदमी पार्टी जो है देश के लिए बुनियादी मुद्दों के लिए लड़ती आई है, इस तरीके से उठाती है। ठीक है, एक बार रोहन गुप्ता जी रोहन जी, जो 4 बड़े मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ईडी जो है इस समय और लोकसभा में जो बीजेपी के बड़े नेताओं ने पटल पर कहा, उसपे एक चीज बहुत कॉमन कि राहुल गांधी जी को माफी मांगनी पड़ेगी। जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे लोग नहीं मानेंगे। और बीजेपी के एमपीज भी लोकसभा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं ठीक ठाक तरीके से, अगर विपक्ष कर रहा है तो वो भी कर रहे हैं। संख्या तादाद ज्यादा है उनकी, वो कह रहे हैं राहुल गांधी माफी मांगे। तो मान लीजिए बोलने का मौका कल मिल भी जाता है 11 बजे, तो क्या माफी मांगेंगे राहुल गांधी? रजत जी, पहली बात तो जो आप माफी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी का भाषण जिसने भी सुना है, और भाजपा ने बहुत प्रयास किया सोशल मीडिया में, वो एक भी क्लिप ये नहीं दिखा पाए कि जहां पे ये दिखे कि राहुल गांधी जी ने देश के खिलाफ बोला। बिल्कुल ही नहीं बोला है। जब बोला ही नहीं और ये भाजपा मान ले कि भाजपा ही भारत है, तो उनकी गलती है। अरे माफी किस चीज की? माफी बेरोजगारी बढ़ाने के लिए, महंगाई बढ़ाने के लिए, लोकतंत्र के ढांचे को कमजोर करने के लिए, मीडिया के ऊपर अटैक करने के लिए? किसके कौन से मुद्दे पे? हमने तो जो मुद्दे हैं देश में, जो आप लोकतंत्र के ढांचे, वो हम लोग अर्थतंत्र की बात करें, न्यायतंत्र की बात करें, लोकतंत्र की बात करें, मीडिया की बात करें, जो भी 4 जो हमारे पिलर है उसके ऊपर आप अटैक कर रहे हैं, हम आप पे सवाल उठा रहे हैं, तो माफी तो आपको देश की जनता से मांगनी चाहिए। आप मांगिए ना माफी। आपने जो भी जुमले दिए आज तक, ये भी जुमला पूरा नहीं किया, और जो भी आपके खिलाफ आवाज उठाता है उसकी आप आवाज बंद कर देते हैं। आपने देखा होगा कर्नाटक में एक मंत्री के पुत्र के घर से 8 करोड़ बरामद, आज भी एक भी एजेंसी नहीं पहुंची। रजत जी, किस बात की माफी? जो मीडिया इनके खिलाफ होता है, सवाल पूछता है, उसके ऊपर रेड हो जाती है। जो पॉलिटिशियन इनके खिलाफ जाता है, तो माफी कौन सी बात भाई साहब? आप लोकतंत्र के ऊपर अटैक करेंगे तो सवाल उठाना विपक्ष के नाते और भारतीय के नाते हमारा सवाल, हमारा फर्ज है, हम उसमें से नहीं पीछे हटेंगे। और आप बोलने का मौका दीजिए ना, देश की संसद को और जनता को तय करने दीजिए कि माफी किसको मांगनी है। और मुझे विश्वास है कि जब सारे मुद्दे पे चर्चा होगी तो माफी आपको ही मांगनी पड़ेगी, आपकी करतूतों के लिए, आपके काले कामों के लिए, आपके भ्रष्टाचार के लिए, आपके वादे जो किए गए थे नहीं पूरे, उसके लिए आप माफी मांगेंगे देश के सामने। मुद्दा यहां पे रजत जी इनकी मजबूरी है, मैं पहले भी बोल रहा हूं, क्योंकि ये घिर चुके हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। उनको जेपीसी से दूर भागने के लिए ये जो पूरा उपयोग, जो हथकंडा उन्होंने यूज किया है, ये देश की जनता के सामने है। अगर जो संसद है, जो संसद चलाने का सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है सरकार की है, अगर वो चाहते हैं कि संसद चले तो चल सकती है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर इस बार संसद चल गई तो उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए मैं ही चोर, मैं ही पुलिस, मैं ही जज, इसके नाते फरमान दे दिया, माफी मांगी, नहीं तो संसद नहीं चलेगी। पर देश की जनता तो रजत जी समझती है, देश की जनता का लाखों करोड़ जब डूब रहा है, जब कांग्रेस पार्टी और विपक्ष सवाल उठा रहा है और भाजपा आंखें मूंद कर बैठी है, तो मजबूरी देश की जनता के सामने है। आप चलने दीजिए, राहुल गांधी जी को बोलने दीजिए और उसके बाद जेपीसी कीजिए। हल तो आपके हाथ में, पर आपको हल करना नहीं है क्योंकि आप फंस जाएंगे। तो यह मजबूरी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को छिपाने की है, यह मजबूरी अपने साथियों को बचाने की है, यह मजबूरी अपनी विफलताओं को छिपाने की है। और इसमें मुझे नहीं लगता है कि भाजपा इस बार कहीं कामयाब हो। एक बार राकेश जी के पास। राकेश जी, वो कह रहे हैं साहब माफी का तो कोई सवाल नहीं, उल्टा कांग्रेस, रोहन गुप्ता जी कह रहे हैं, कहा माफी तो बीजेपी को मांगनी चाहिए, राहुल गांधी क्यों मांगे माफी? लेकिन रजत जी, इस देश में पहली बार ऐसा हुआ है, चाहे जितने मतभेद हो, लेकिन कभी भी देश के प्रधानमंत्री की मौत की कामना विपक्ष ने की हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। कभी नारे के रूप में इस तरह से लगाए गए हो कि पीएम की कब्र खोदी जाएगी, मोदी की कब्र खोदी जाएगी, ऐसा इस देश ने कभी नहीं देखा है। हमारे राजनीतिक विरोध हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, एक बार बीजेपी और कांग्रेस को रखिएगा, उनका विरोध करते रहे हैं, लेकिन कभी भी हमने इस प्रकार की न्यूनता तक नहीं जाने दिया है। राजनीति में संवाद जिस न्यूनता तक कांग्रेस लेकर के गई है, मैं जवाब देना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी खड़ी है, कांग्रेस पार्टी के पूरे व्यवहार के नाते कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। और राहुल गांधी ने तो देश को अपमानित करने का काम किया है, भारत के संदर्भ में अपमानजनक टिप्पणी करने का काम किया है, और हैबिचुअल ऑफेंडर है। कोई पहली बार किया ऐसा नहीं है, कोई गलती से स्लिप ऑफ टंग हो गया ऐसा नहीं है, किसी सलाहकार ने पहली बार उनको गलत सलाह दे दी ऐसा नहीं है।
अलग अलग समय पर जब मौका लगा है तब देश की एजेंसीज के संदर्भ में, देश की सेना के संदर्भ में, देश की विदेश नीति कूटनीति के संदर्भ में, देश को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपने अपमानित करने का काम किया। आप चाइना की प्रशंसा करेंगे, पाकिस्तान की प्रशंसा करेंगे और भारत का अपमान करने का काम करेंगे। देश स्वीकार नहीं करेगा और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को लगातार भुगतना पड़ रहा है। लेकिन आप तब भी सवाल इलेक्शन कमीशन पर उठाने का प्रयास करते हैं, आप एजेंसीज पर सवाल थोपने का प्रयास करते हैं। अरे जनता से जाकर के जवाब समझिए कि जनता क्या समझ रही है, जनता क्या मान रही है, जनता क्या जान रही है। आप बार बार जैसे राफेल पर लेकर के चौकीदार चोर है नारा लगाते रहे ना, और जनता ने कह दिया हम भी चौकीदार, जनता चौकीदार बनकर के साथ खड़ी हो गई और आप फिर इसलिए 2019 का चुनाव हार गए। लेकिन सच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे राफेल के मुद्दे पर औंधे मुंह गिरे थे, ऐसे ही इस अडानी के मुद्दे पर भी ये ऐसे ही औंधे मुंह गिरने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट लेकर के पूरा मामला गए तो है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने के लिए कहा है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर तो रहा है ना। आपको भरोसा नहीं सुप्रीम कोर्ट पर? आप कह रहे हैं अब ईडी से इसकी जेपीसी की बात कर रहे हैं हम लोग, करा दी जाए जिस ईडी पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, यानी जेपीसी से क्यों दूर भाग रहे हैं? ये तो संसद का मामला है। आप देश की जनता के लाखों करोड़, आप जेपीसी से क्यों दूर भाग रहे हैं? बिना तथ्य के आप जेपीसी क्यों नहीं बना रहे? आप जेपीसी क्यों नहीं बना रहे? आप बताइए ना जेपीसी तो व्यर्थ प्रलाप के आधार पर जेपीसी नहीं बनती है ना, जेपीसी बनाइए के आधार पर नहीं बनती। जेपीसी से क्यों दूर भाग रहे हैं? जेपीसी से क्यों दूर भाग रहे हैं? देश आप के जेपीसी से क्यों दूर भाग रहे हैं? उसमें भी आपने विश्वास बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप कोई जज तो नहीं है, सामान्य नागरिक को इस देश के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ भड़काने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आपकी मजबूरी है के आर्थिक ढांचे को तोड़ने का कुचक्र होने का डर है और इसलिए जेपीसी क्या चाइना के कहने पर, क्या चाइना के साथ खड़े मंत्री है, सारे बेरोजगार मंत्री है, सच बताइए रोहन गुप्ता, कोई काम नहीं है पार्टी आज चाइना के साथ खड़ी है या पाकिस्तान के साथ खड़ी है? मजबूरी है। ठीक है, ये बहस लंबी है और शायद हमको कल का इंतजार करना पड़ेगा जब 11 बजे फिर से संसद की कार्रवाई शुरू होगी। तो क्या राहुल गांधी को बोलने का मौका मिलेगा? पहला। दूसरा, यह देखना होगा क्या राहुल गांधी कल क्या बोलते हैं और उसके बाद क्या संसद चल पाएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप आए देश का सवाल में। कोशिश यही थी हमारी कि हम समझे कि पक्ष और विपक्ष क्या है। यानी एक तरफ विपक्ष जेपीसी की मांग पर अड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ भाजपा और सरकार कह रही है राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी। इंतजार करिए कल तक का। कल शाम को 5 बजे फिर मुलाकात होगी कई मुद्दों।